हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं शुभम गुप्ता। जैसा कि हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज ये इसका 6वां लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम जहाँ से पढ़ेंगे वो है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया था। हमको यहाँ से पढ़ना है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें। ठीक है, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में इसके पहले के बातों को हमने जान लिया था। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके लिए जो क्रियाकलाप दिया गया है इसको हम देखते हैं, जो कि दिया गया है कि एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। ठीक है, इस मिश्रण के द्वारा क्या करें, क्योंकि एसीटोन भी एक द्रव है जिसका प्रयोग नेल पॉलिश में किया जाता है और जल तो है ही, तो उन दोनों को पृथक करने का कैसे प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए किया गया जाता है कि मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले जाते हैं और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। किस प्रकार लगाते हैं ये चित्र 2.9 में दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र 2.9 में ये देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आसवन फ्लास्क और इसमें ये थर्मामीटर ऊपर लगा दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, फिर बाकी को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे, मतलब देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। फिर एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब हम इसको आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो आपका एसीटोन होता है वो जल्दी ही वाष्पित हो जाता है और ऊपर उड़ने लगता है, लेकिन ये रास्ता बंद रहता है तो ये इधर टर्न मार के संघनन, इसको संघनन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें से इधर ठंडा पानी प्रवेश कराते हैं, फिर ये इधर आके गर्म पानी निकल जाता है एसीटोन की गर्मी को संग्रहित करते हुए, और यहाँ से जब ये भाप बना था फिर ठंडा होकर पुनः पानी बन जाता है। इसको हम नीचे एसीटोन को एकत्रित कर लेते हैं और पानी आपका फ्लास्क में ही रह जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो घुलनशील द्रवों को किस विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस विधि को क्या कहते हैं हम, इस विधि का नाम है आसवन। इसका उपयोग वैसे मिश्रणों को पृथक करने में करते हैं जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। ठीक है, क्वथनांक मतलब दोनों का बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए। कितना, हम आगे देखते हैं। जैसा कि दिया गया है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के मतलब कि 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। 25 के का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 25 के का मतलब हुआ अगर इसमें हम 273 और ऐड कर देंगे तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, मतलब कि कुल मिला के 298 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो उन दोनों मिश्रणों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कुछ अगर दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो वो कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे पहला दिया गया है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दो टर्म आया, एक आया आपका साधारण आसवन विधि और दूसरा आया प्रभाजी। तो हमने जो चित्र 2.9 में देखा था वो साधारण आसवन विधि था। प्रभाजी आसवन विधि के बारे में हम आगे देखेंगे। फिर देखिए क्या है कि केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है, तभी इसको प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है कि साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होता है जो कि शीशे के टुकड़ों से भरी होती है। ये टुकड़े वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि आपको चित्र 2.9-10 में दिखाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रभाजी आसवन, जिसमें कि आप आसवन फ्लास्क से तो परिचित ही हैं, संघनित से परिचित ही हैं,
बस उसमें साधारण और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर यही एक प्रभाजी कॉलम का उपयोग किया जाता है जो इससे उठने वाले द्रव को यहीं पे ठंडा करने के लिए जगह प्रदान करता है। तो यहाँ पे कम ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे इनके क्वथनांकों का अंतर बहुत 298 डिग्री सेल्सियस का या फिर 25 केल्विन से कम होता है। तो आइए अब इसमें माध्यम से हम देखते हैं जिनका अंतर इतना हो उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो जैसे पहला जो दिया गया है वो है वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में। मतलब वायु में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि दिया गया है कि वायु एक समांगी मिश्रण है, मतलब कि इसमें जो भी गैसें हैं या वगैरह हैं वो सब एक समान मात्रा में मिली होती है। हम उनको खुली आंखों से देख के नहीं पहचान सकते, इसलिए उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो आगे क्या है कि इनके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। तो देखिए प्रवाह जो है ये चित्र 2.11 में दिखाया गया है, जिसमें कि पहले क्या है वायु को क्या किया जाता है, उसका दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा किया जाता है। मतलब जब उसका वायु का जब दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से होगा क्या कि वो गर्म होगा, तो गर्म होने के कारण उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने से होगा क्या कि द्रवीय अवस्था में वायु आ जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। जैसा कि आपने देखा था एसीटोन वाले एग्जाम्पल में चित्र 2.9 में, वो पहले गैस बना, ठंडा करने पर लिक्विड बन गया। फिर उसके बाद प्रभाजी आसवन कॉलम में, जिसमें कि उसको ठंडा करने के लिए जगह प्रदान होता है, वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। तो इससे होता क्या है, तो गर्म करने पर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। मतलब कि जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसों का निष्कासन हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का निष्कासन -183 केल्विन डिग्री सेल्सियस पे होता है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस पे होता है, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा किसका है। तो आपको अगर ये लगता है कि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है तो ये आपको गलत लगता है, क्योंकि माइनस में जो संख्या ज़्यादा होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन का वायु से निष्कासन होने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर है -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, इसको आगे हम फ्लो चित्र के इसमें दिया है तो फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। दिया है, लीजिए यहीं पे दिया है, यहीं समझ लेते हैं, लेकिन पहले इसको नीचे पढ़ लेते हैं हम। फिर आगे क्या दिया है कि यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरे गैसों को पृथक करना होगा, क्योंकि उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फ्लो डायग्राम में बताया था। तो होगा क्या कि द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवीय गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं। इसको आइए हम चित्र में देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इसमें पहले एक छानक लगा होता है, जिससे जो वायु के जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। तो फिर यहाँ से वायु का प्रवेश होता है। प्रवेश करके अब हम पूरा फिगर एक साथ देख के उसमें समझते हैं। प्रवेश जब होता है तो यहाँ पर इसको दबाने के लिए कंप्रेसर लगा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसको दबाएगा तो दबाने से जो वायु ठंडी थी गर्म होकर ऊपर उड़ती है। गर्म वायु जब इधर आएगी और इस स्तंभ में आती है तो इसमें कॉइल लगा होता है, जिसमें कि ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। तो इस ठंडे पानी वाले कॉइल के संपर्क में वायु आने से फिर से गर्म से ठंडी हो जाती है, जैसा कि चित्र देख सकते हैं कि यहाँ रेड है, फिर ये आके कूल वाले में आ जाती है। तो अब ये ठंडी हवा जब आगे बढ़ती है तो इतना प्रोसेस होने पर ही होता क्या है कि इतने प्रोसेस होने पर ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ़ के रूप में निकल जाती है, जिसको किसी एक फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद बाकी बचे हुए वायु के मिश्रण को जब आगे पहुंचाते हैं तो यहाँ से इसको देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको नोजल की तरह का बनाया गया है। नोजल मतलब कि इसका आकार आगे से कुछ और कम चौड़ा कर दिया गया है। तो होगा क्या कि
जो गैस आएगा वो जेट के रूप में आएगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये स्प्रे के रूप में आ रहा है। तो स्प्रे के रूप में आने से फ़ायदा ये होता है कि इससे नाइट्रोजन और आर्गन भी जो है अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो शेष बचता है लिक्विड वो रहता है ऑक्सीजन, जिसको कि आगे हम फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन को प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन भी अलग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने देखा कैसे हम वायु से विभिन्न गैसों को अलग करेंगे। अब हम आते हैं अगला इसकी क्रियाकलाप जो कि दिया गया है चित्र 2.3.8 कि किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध नमूना का अर्थात ये हुआ कि अगर हमको पृथ्वी के अंदर से कोई भी अगर अयस्क मिलता है, मीन्स खनिज मिलता है, मान लीजिए अगर लोहा ही मिलता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की धूल, मिट्टी और भी अशुद्धियाँ रहेंगी जिनको हम रासायनिक रूप से पहचान सकते हैं। तो उनको हम कैसे अलग करके शुद्ध प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कॉपर के बारे में बात हो रहा है, तो मान लीजिए कॉपर ही कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हमें इसमें देखना है। तो देखिए इसके लिए जो प्रोसेस है वो है क्या कि इसमें आपको एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट को लेना है। फिर उसके बाद जल की अशुद्ध न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देना है, मतलब कि जल की जितनी कम से कम मात्रा उसको घोलने के लिए उसमें घोल देना है। तो इससे होगा क्या कि फिर आपको अशुद्धियों को छान लेना है, क्योंकि पानी में धोएंगे तो कुछ जो धूल मिट्टी रहेगा और नीचे बैठ जाएगा, तो होने के बाद उसको आप छान लीजिए। फिर संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें, मतलब कि आपको एक स्टेबल विलयन प्राप्त करने के लिए इसको फिर आपको कॉपर सल्फेट के घोल में वाष्पीकृत करना पड़ेगा। तो देखिए इससे होगा क्या कि विलयन को फिर आपको छानक पत्र से ढक देना है तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो इससे आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे और इसी प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो यही छानक पत्र से छानने के बाद जो क्रिस्टल प्राप्त होता है उसी को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल में जो नमक हम प्राप्त करते हैं उन्हें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण का विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नमक वो सभी एक समान ठोस ग्रुप में होते हैं, अगर पानी में घुले होते हैं तो लिक्विड होते हैं, लेकिन उनको इसी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये एक साइज के होते हैं। तो क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। ठीक है, मतलब कि साधारण विधि के बारे में तो हमने अभी देखा ही नहीं, तो लग रहा है कुछ पार्ट मिस हो गया है। इसको एक सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं, हम लोग सही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। तो देखिए हमने यहाँ तक देखा है कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों में उत्तम है। ये साधारण वाष्पीकरण दिया हुआ था, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। वाष्पीकरण के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो देखिए कैसे उत्तम है, इसमें हम देखते हैं कि पहला जो है कि कुछ ठोस जो है विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म होने पर झुलस जाते हैं, तो इसलिए ये जो है वाष्पीकरण से बेटर है। दूसरा, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों कारणों के कारण ही जो है क्रिस्टलीकरण विधि अच्छी है वाष्पीकरण से। उसके साथ इसके जो अनुप्रयोग है हमने देखा कहाँ होता है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। दूसरा, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं कि इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार अब तक हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखाचित्र चित्र 2.13 में दिखाया गया है। जल घर से अपने घर से प्राप्त होने वाले पेय जल के विभिन्न चरणों को अपनी देखिए, हम इसके फ्लो डायग्राम को समझते हैं चित्र 2.13 को। कैसे हमारे घर तक जो पानी आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए होता क्या है दोस्तों इसमें कि जो पानी होता है, जहाँ जल का भंडार किया जाता है स्टोरेज से, वहाँ से पहले आता है तलहट टैंक में। तलहट टैंक में होता क्या है कि यहाँ पर पानी को कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, तो उससे इसमें जो कंकड़, मिट्टी, बालू वगैरह जो भी भारी चीज़ होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं। तो इसलिए इस टंकी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तलहट टैंक कहा जाता है। फिर उसके बाद के पानी को आगे भेजते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भार टैंक, मतलब कि लोडिंग टैंक। इसमें होता क्या है कि निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए, ठीक है, मतलब कि उसमें वाटर के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, मतलब कि इसमें बड़े पार्टिकल उससे छोटे पार्टिकल्स को छानने के लिए इसमें लाया जाता है। फिर उसके बाद पानी को भेजा जाता है छानक टैंक में, जिसमें कि होता क्या है कि बारीक बालू, कंकड़, मोटे कंकड़, इनकी लेयर बिछी होती है। और जब पानी इसमें पास होती है तो जो इतने छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। फिर बाकी बचा हुआ साफ पानी इधर आता है। और इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए उसमें क्लोरीन को मिलाया जाता है, और उसके बाद साफ पानी को हमारे घर में सप्लाई दी जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद हमें अपने घर में शुद्ध पानी पीने को मिलता है। तो अब इसके बाद उसमें क्वेश्चंस दिए गए, हम उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? तो जैसा कि हमने भी देखा था प्रभाजी आसवन विधि और आसवन विधि, तो इन दोनों के द्वारा पृथक करेंगे। और दिया गया है कि इनके बीच का जो अंतर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिक अंतराल है, तो इसमें हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि दिया गया है कि पृथक करने की सामान्य विधियां बताना है। दही से मक्खन के लिए अपकेंद्री विधि, समुद्री जल से नमक के लिए जैसा कि अभी हमने देखा क्या क्रिस्टलीकरण विधि, और नमक से कपूर के लिए हमने देखा था ऊर्ध्वपातन विधि। अब थर्ड क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के क्रिस्टलों को मिश्रणों को पृथक किया जाता है। तो अभी दोस्तों हमने इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में आप खुद ही बताइए अपने कमेंट बॉक्स में लिख के कि किस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे मुझे लगेगा कि आपको ये समझ में आया है। तो दोस्तों हमने आज यहाँ तक लेक्चर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट लेके हमको बताइएगा, और उसका जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। या उसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, जिसका नंबर आपको अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।